गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया। अगर अपन विश्व के संविधानों पर दृष्टिपात करें तो विश्व का कोई भी ऐसा संविधान नहीं है जिसमें संशोधन की कोई ना कोई प्रक्रिया ना हो। एक अगर अपन इस प्रकार की बात करें कि कौन सा संविधान किस श्रेणी में आता है, तो मोटे तौर पर संविधानों का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। एक को कहा जाता है लचीला संविधान और एक को कहा जाता है कठोर संविधान। विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का संविधान माना जाता है और विश्व का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का संविधान माना जाता है। ये कठोरता और लचीलापन इस बात पर निर्भर करता है कि किसी देश के संविधान में किस तरीके से संशोधन हो सकता है। अगर संशोधन बहुत ही आसानी से और बिना कोई खास प्रक्रिया के किया जाए तो उसे लचीला संविधान कहते हैं, और संशोधन करने के लिए अगर कोई विशेष प्रक्रिया का प्रयोग करना पड़े तो इसका मतलब वो संविधान कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। भारतीय संविधान के लिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का अद्भुत मिश्रण है। इसका तात्पर्य यह निकलता है कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको बहुत आसानी से संशोधन किया जा सकता है और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसलिए हमारा संविधान मिश्रित संविधानों की श्रेणी में आता है। आज अपन भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पर दृष्टिपात करेंगे। आपसे निवेदन, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। एक देश की बदली हुई परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार यदि देश के संविधान में परिवर्तन नहीं हो पाता तो इसका परिणाम क्रांति के रूप में सामने आता है। यानी कि समय के साथ कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती है, कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिनमें परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। संविधान दो तरीके के होते हैं, एक स्थैतिक और एक गतिशील। विश्व का कोई भी संविधान स्थैतिक नहीं है। स्थैतिक का मतलब स्थायी, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सके। इसका मतलब होगा कि समय के साथ जो भी परिवर्तन होने चाहिए वो अपन व्यवस्था में शामिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी देश का संविधान स्थैतिक नहीं है। सारे के सारे संविधान गतिशील संविधानों की श्रेणी में आते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि जो भी परिस्थितियाँ समाज के सामने, राष्ट्र के सामने, व्यवस्था के सामने प्रकट होती है, उन परिस्थितियों को अंगीकार करके देश के संविधान में आवश्यक संशोधन कर दिया जाए ताकि संविधान भी बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार ढल सके। इसलिए सभी देश अपने आवश्यकताओं के अनुसार और अपनी परिस्थितियों के अनुसार संविधान में परिवर्तन कर लेते हैं। अगर परिवर्तन नहीं हो पाता तो इसका परिणाम क्रांति के रूप में सामने आ सकता है, यानी कि जनता को क्रांति के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ सकता है। इस कारण प्रत्येक संविधान में संशोधन की व्यवस्था रहती है। कोई भी देश हो, प्रत्येक देश के संविधान में संशोधन की कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था अवश्य रहेगी ताकि आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। भारतीय संविधान निर्माता भी देश के संविधान में संशोधन की आवश्यकता से परिचित है और इस बात से भी कि संशोधन पद्धति बहुत अधिक जटिल नहीं होनी चाहिए। यानी कि भारतीय संविधान निर्माता जो संविधान निर्माण के बारे में चर्चा कर रहे थे संविधान सभा में, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि समय के साथ हमारे देश में भी, हमारे देश की व्यवस्था में भी, संपूर्ण ढांचे में कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन अवश्य आएगा और जो भी परिवर्तन आए वो आवश्यकता के अनुसार हमारे देश में, हमारी व्यवस्था में शामिल भी होना चाहिए। इसलिए वो इस बात से परिचित है और इसी कारण से उन्होंने एक ऐसी प्रणाली को जन्म दिया, एक ऐसी प्रणाली अपनाई जिसके माध्यम से हम अपने संविधान में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सके। ये परिवर्तन, ये पद्धति न तो बहुत अधिक जटिल थी, न ही बहुत अधिक लचीली। इसी कारण से इस व्यवस्था को अपनाया गया। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, यही कहा जाता है भारतीय संविधान के लिए कि ये न तो बहुत ज़्यादा कठोर है और नहीं बहुत ज़्यादा लचीला, यानी कि दोनों का एक अद्भुत मिश्रण हमारे संविधान में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान अपनी निराली संशोधन प्रक्रिया के कारण कठोरता और लचीलेपन का सामंजस्य उत्पन्न करता है। अभी मैंने आपको कहा कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है
जो कि कठोरता की श्रेणी में आते हैं, और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको बहुत ही आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। इसका तात्पर्य निकलता है कि हमारा संविधान एक मिला जुला संविधान है, जिसमें कुछ प्रावधान कठोर रूप में भी आते हैं जिनको आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और सरकारें मनमर्जी से उनमें परिवर्तन नहीं कर सकती, जबकि कुछ ऐसे प्रावधान भी है जिनको बहुत ही आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। हमारे संविधान निर्माता दुष्परिवर्तनशील संविधानों के दोषों से परिचित थे। दुष्परिवर्तनशील उसको कहा जाता है जिसको आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अभी मैंने आपको बताया कि विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का है। अमेरिका का संविधान सन 1789 में 1789 में लागू हुआ था, और आज की बात करें तो इसको 333 साल बीत चुके हैं। 333 साल, मई 1789 में, और ये मई 2022 चल रहा है। तो इसके कारण से इन 333 सालों के इतिहास में अब तक अमेरिका के संविधान में मात्र 27 संशोधन हुए, जबकि भारतीय संविधान में अब तक 104 संशोधन तो हो चुके हैं, और 126वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में रखा जा चुका है। यानी कि हम अभी 75 साल ही हुए हमारी आज़ादी को, और हमने अब तक अपने संविधान में 100 से ज़्यादा संशोधन कर लिए, जबकि अमेरिका में 333 सालों के इतिहास में मात्र 27 संशोधन ही हुए। इसलिए अमेरिका का संविधान सबसे दुष्परिवर्तनशील संविधान माना जाता है। और हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि संविधान को अगर दुष्परिवर्तनशील बना दिया गया तो उसमें परिवर्तन करना और व्यवस्था के अनुसार, समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार ढलना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने संविधान के स्थायित्व, स्थिरता तथा दृढ़ता के साथ साथ आवश्यकता अनुसार उससे बदल सकने की योग्यता वाला संविधान निर्मित किया। यानी कि जो भी और जैसी भी आवश्यकता महसूस हो उसके अनुसार हमारे संविधान को ढाला जा सके, उसे बदला जा सके, उसमें परिवर्तन किया जा सके। इस प्रकार का संविधान हमारे संविधान निर्माताओं ने तैयार किया था। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि किस प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, इस पर थोड़ा दृष्टिपात करते हैं। वे संविधान लचीले माने जाते हैं जिन्हें साधारण संसद साधारण कानूनों की भांति साधारण बहुमत से बदल सकती हो, यानी कि किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार से एक साधारण विधेयक संसद में रखा जाता है, किसी भी सदन में रखा जा सकता है, फिर वो एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन से पारित होकर राष्ट्रपति के या राज्य का जो भी मुखिया होता है उसके पास जाता है, और उसके हस्ताक्षर से कानून बन जाता है। उसी प्रकार से अगर संविधान संशोधन विधेयक भी इसी तरीके से रखा जाए, इसी तरीके से पारित किया जाए, तो उसे लचीला संविधान माना जाता है, यानी कि साधारण कानूनों की भांति संविधान में संशोधन कर लेना। तथा वे संविधान कठोर माने जाते हैं जिन्हें बदलने की एक विशेष प्रक्रिया होती है, और दूसरे रूप में वो संविधान माने जाते हैं जिसमें परिवर्तन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में किया गया है। भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 22 भाग हैं, और इन 22 भागों में 20वां भाग जो संविधान का भाग 20 है, उसमें अनुच्छेद 368 में हमारी संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया, और उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से भारतीय संविधान और उसकी विभिन्न धाराओं में, अनुच्छेदों में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 में संवैधानिक संशोधन की 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, जब भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो हम ये भली बातें जानते हैं, और मैं यही कह रहा हूँ कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। 3 तरीके हैं, अभी अपन बात करेंगे कौन से 3 तरीके। लेकिन अनुच्छेद 368 जो है उसमें केवल 2 प्रकार की प्रक्रियाओं का वर्णन, अंतर देखिएगा, अंतर समझिएगा। भारतीय संविधान में 3 तरीके से परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जब अगर अपन अनुच्छेद 368 जो कि संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है उसमें बात करें, उसकी बात करें, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 संशोधन करने की केवल 2 प्रक्रिया बतलाता है। तीसरी प्रक्रिया क्या है, इसकी बात भी अभी अपन साथ में चलते चलते करेंगे। लेकिन संविधान में संशोधन की एक अन्य प्रक्रिया भी है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं किया गया। यही मैं कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद 368 में केवल 2 प्रकार से संशोधन करने की प्रक्रिया बतलाई गई है, लेकिन संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। जो तीसरे प्रकार का संशोधन करने का तरीका है उसका वर्णन जो है अनुच्छेद 368 में नहीं। अनुच्छेद 368 में केवल 2 तरीके से बतलाए गए, बल्कि अन्य अनुच्छेद जो है जिसमें तीसरे तरीके से परिवर्तन किया जा सकता है वो अलग तरीके से बतलाए गए। इसकी अपन चर्चा करेंगे। वस्तुतः भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है, ये याद रखिएगा
कि भारतीय संविधान में संशोधन 3 तरीके से हो सकता है। अनुच्छेद 368 में 2 तरीके बतलाए गए, एक तरीका अन्यतर बतलाया गया, उसकी भी अपन बात करेंगे। पहला, संसद द्वारा सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर संशोधन, इसे कहते हैं संविधान का सबसे लचीला भाग। वो अनुच्छेद, वो धाराएं जिनमें संसद एक सामान्य कानून की भांति परिवर्तन कर सकती है। जिस प्रकार से सामान्य कानून संसद में रखा जाता है, उसी प्रकार से संविधान संशोधन विधेयक भी संसद में रखा जाता है। दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा, संविधान के भाग में परिवर्तन हो जाएगा। इसको समझिएगा। भारतीय संविधान बहुत अधिक व्यापक है तथा संविधान निर्माता इस बात से परिचित है कि संविधान के कुछ प्रावधानों में जल्दी ही अथवा समय समय परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है। यानी कि हमारा संविधान विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची, और इतना व्यापक संविधान होने के कारण से हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि कुछ ऐसे भाग हो सकते हैं, कुछ ऐसे प्रावधान हो सकते हैं जिनको जल्दी ही परिवर्तन करने का कार्य किया जाए, जल्दी परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऐसे परिवर्तन करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान अलग से कर दिए गए। इसके साथ ही संविधान निर्माता संविधान में आवश्यक लचीलापन चाहते थे। आवश्यक लचीलापन इसलिए कि कुछ ऐसे प्रावधानों में जब भी जरूरत समझे, जब भी आवश्यकता महसूस हो, तुरंत उसमें परिवर्तन किया जा सके। इसलिए आवश्यक लचीलापन भी चाहते थे और आवश्यक कठोरतापन भी चाहते थे। इसलिए पारिवारिक दृष्टि से कठोर होते हुए भी इस संविधान के कुछ ऐसे जिनके संबंध में भारतीय संसद के दोनों सदन पृथक साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं। यानी कि भले ही हमारा संविधान मिश्रित संविधानों की श्रेणी में आता हो और संविधान का बहुत बड़ा भाग ऐसा भी है जिसमें परिवर्तन करने के लिए विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भाग भी हैं जिनको परिवर्तन करने के लिए संसद को किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। वो प्रक्रिया है, संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक रखा जाएगा और संविधान संशोधन विधेयक में संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन पृथक साधारण बहुमत से, पृथक अलग अलग साधारण बहुमत से, जो सदन का साधारण बहुमत होता है उस बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित कर दे, जिस प्रकार से साधारण कानून का प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसी प्रकार से यदि संविधान संशोधन विधेयक का प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित कर दे और पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज सकती है, और यदि राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तो संविधान में संशोधन हो जाता है। याद रखिएगा, संविधान में संशोधन के विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मात्र औपचारिकता है। जब इस संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है, संविधान संशोधन 24वें के अनुसार राष्ट्रपति को उसको स्वीकृति देनी होती है। इसलिए जब भी कोई विधेयक आता है राष्ट्रपति उसे स्वीकृति प्रदान कर देता है। इसलिए प्रथम श्रेणी में, जिसे हम लचीला आधार कहते हैं, ऐसे भाग है जिनमें संसद साधारण प्रक्रिया से परिवर्तन कर सकती है। संसद के दोनों सदन अपने अपने अलग अलग साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ऐसे कुछ है जैसे नवीन राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों तथा सीमाओं व नाम में परिवर्तन करना। अनुच्छेद 2, 3, 4 ये कहता है कि यदि संसद किसी नवीन राज्य का निर्माण करना चाहिए, वर्तमान राज्य के क्षेत्र में, उसकी सीमाओं में, उसके नाम में कोई भी परिवर्तन करना चाहे तो संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके ऐसा कार्य कर सकती है, यानी कि संविधान संशोधन कर सकती है। राज्यों की विधान परिषद का सृजन करना। अनुच्छेद 169 के अनुसार जब किसी राज्य में द्वितीय सदन यानी कि विधान परिषद का निर्माण करना हो तब साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद ऐसा कार्य कर सकती है। इसके अलावा केंद्र शासित क्षेत्रों के भागों का विधान बनाना। अनुच्छेद 240 के अनुसार केंद्र शासित क्षेत्र सीधे केंद्र के अधीन होते हैं और उनके लिए कानून बनाने का कार्य भी संसद ही करती है। तो ऐसी स्थिति में अगर संसद उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहे तो साधारण बहुमत से ऐसा कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का शासन प्रबंध आदि। अनुच्छेद 339 के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष प्रावधान करना हो तो उसको भी साधारण बहुमत से संसद परिवर्तन कर सकती है। इसके अलावा नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय गणपूर्ति, संसद द्वारा कानून निर्माण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया तथा द्वितीय अनुसूची की कुछ व्यवस्थाएं आदि श्रेणी में आते हैं। यानी कुछ ऐसे प्रावधान है जिनको संसद साधारण बहुमत से परिवर्तित कर सकती है। मोटे तौर पर अनुच्छेद 2, 3, 4, 73 का 2, 75, 97, 100 का 3, 105 का 3,
106, 118 का 2, 120 का 3, 124 का 1, 125, 133 का 3, 135, 148, 165 का 5, 169 का 1, 221 का 2 आदि इस प्रक्रिया के तहत है। ये कुछ मैंने अनुच्छेद बतलाए हैं जिनको संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान में संशोधन की इस प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं किया गया है। ये वो अनुच्छेद है जिनमें संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संशोधन कर सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं है। मैंने बताया अनुच्छेद 368 में केवल 2 प्रक्रिया बताई गई, ये जो तीसरी प्रक्रिया है इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं है। तो फिर कहाँ है? वरन संविधान के तत्संबंधी अनुच्छेदों में यह बताया गया है कि संसद इनमें साधारण बहुमत से संशोधन कर सकेगी और अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया इन पर लागू नहीं होगी। ये जो अनुच्छेद मैंने आपको बताए जैसे कि अनुच्छेद 2, 3, 4, 73 का 2 आदि आदि, इन्हीं अनुच्छेदों में इनमें संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 2 में परिवर्तन करना हो तो अनुच्छेद 2 में ही लिखा गया है कि इनमें संसद साधारण प्रक्रिया से साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकेगी और अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया इन अनुच्छेदों पर लागू नहीं होगी। यानी कि उन्हीं अनुच्छेद में लिख दिया गया कि इनमें आप आसानी से इस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। बाकी जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में बतलाई गई है। संविधान में संशोधन की निम्नलिखित 2 प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया। कौन सी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया इस पर अपन दृष्टिपात करते हैं। सिर्फ 2 प्रक्रिया है जिनको अपनाकर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया, इसके अंतर्गत संविधान की व्यवस्थाएं आती है जिनमें संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। ये विशिष्ट बहुमत क्या है उसके अपन बात करेंगे। उसके द्वारा इस भाग में संशोधन किया जा सकता है। जैसे संविधान के ऐसे संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। याद रखिएगा, साधारण विधेयक संसदीय किसी भी सदन में रखा जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक संसदीय किसी भी सदन में रखा जा सकता है। केवल धन विधेयक ऐसा होता है जो लोकसभा में रखा जाता है, बाकी अन्य किसी भी सदन में नहीं। बाकी संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है। तो यहाँ पर भी संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है। वो लोकसभा में भी पहले रखा जा सकता है, राज्यसभा में भी पहले रखा जा सकता है। यदि संसद का वह सदन अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों के बहुमत से विधेयक को पारित कर दे तो वह दूसरे सदन को भेजा जाता है। अब देखिए, संसद का वह सदन मतलब जिसमें संसद सबसे पहले विधेयक रखा गया, अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत, अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत। इसका मतलब अगर बात करें अपने लोकसभा की तो लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है और इसका बहुमत होता है 272। और अगर बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा सदस्य संख्या 233 है, क्योंकि 12 सदस्य मनोनीत है, वो उसमें भाग नहीं लेते। तो जो 233 सदस्य इनका जो बहुमत है यानी कि 117, ये उसका बहुमत होना चाहिए। यानी कि इतने व्यक्ति तो होने ही चाहिए, इससे कम नहीं हो सकते। इतने व्यक्ति होंगे तभी संविधान संशोधन विधेयक रखा जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी, उसको पारित किया जाएगा, अन्यथा नहीं हो सकता। आगे है उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 200, जैसे वो जो अभी मैंने बताया आंकड़ा 272 का या 117 का, वो आंकड़ा तो होगा ही होगा। इसके अलावा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने, इसके अलावा जितने भी उपस्थित हैं और मतदान में भाग लेने वाले जो भी लोग हैं उनके 2/3 सदस्यों का बहुमत, उनका 2/3 बहुमत, उनका 66.66% यानी 67% बहुमत होना चाहिए। और वो बहुमत यदि प्राप्त हो जाता है तो वो विधेयक फिर पारित होकर दूसरे सदन में भेजा जाता है। एक सदन में ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उस सदन का साधारण बहुमत की उपस्थिति होनी चाहिए और उसके पश्चात मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। उस सदन में भी इसी प्रकार से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पश्चात संविधान का अंग बन जाता है। एक सदन से पारित होकर जाता है, दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे सदन में भी यही व्यवस्था होगी। अगर पहले राज्यसभा में रखा गया है तो राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में रखा गया है तो लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाएगा। दूसरे सदन जो भी हो उसमें भी इसी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, यानी कि उसकी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा और प्रस्ताव पारित होने के पश्चात किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के साथ ही वो संविधान का अंग बन जाता है, यानी कि संविधान में अमुक भाग में संशोधन हो जाता है। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व तथा संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाएं जो प्रथम और तृतीय श्रेणी में नहीं आती,
इसी के अंतर्गत आती है। यानी कि पहली बात मूल अधिकार और नीति निर्दिष्ट तत्व इस श्रेणी में। इसके अलावा जो भी अपन ने प्रथम श्रेणी बात की, अभी जो अपन ने विभिन्न अनुच्छेद देखे थे जिनमें साधारण बहुमत से परिवर्तन किया जा सके वो, और आगे जो बात देखेंगे तीसरे प्रकार से, उनमें जो प्रावधान उनको छोड़कर बाकी सारे के सारे प्रावधान इस श्रेणी के अंतर्गत यानी कि द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन में संशोधन की प्रक्रिया। यानी कि अभी जो अपन ने प्रक्रिया अपनाई, संसद का विशिष्ट बहुमत वो तो चाहिए ही चाहिए, साथ में एक और लिखा है राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन से संशोधन की प्रक्रिया। इसका मतलब यहां पर इन अनुच्छेदों में, इन भागों में परिवर्तन करने के लिए राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक है। इसको समझिएगा। इस श्रेणी में कुछ विशिष्ट प्रावधान है जो 2 चरणों से गुजरता है, 2 चरणों से गुजरेगा। कुछ विशेष खास प्रावधान कौन से? प्रथम क्या है? संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अभी अपन ने बात, संशोधन विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है। सबसे पहले लोकसभा में भी रखा जा सकता है, राज्यसभा में भी रखा जा सकता है, कोई परिवर्तन, कोई इस पर पाबंदी नहीं है। दूसरा, इसमें संसद के विशिष्ट बहुमत अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अभी जो अपन ने दूसरी प्रक्रिया देखी उसी के अनुसार इसमें प्रस्ताव पारित होना चाहिए। प्रक्रिया वही रहेगी जो दूसरी में देगी, वही तीसरी में रखी जाएगी, लेकिन तीसरी में एक चीज और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी, वो है राज्यों का समर्थन। तो यहाँ पर भी जो तीसरी प्रक्रिया उसमें भी संसद के दोनों सदनों के पृथक अपने कुल बहुमत, अभी मैंने आपको कहा कुल बहुमत का मतलब यदि लोकसभा में रखा जाएगा तो कम से कम 272 व्यक्ति होना चाहिए, और राज्यसभा में रखा जाएगा तो कम से कम 117 व्यक्ति होने चाहिए, उनका कुल बहुमत हुआ। और उसके बाद उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, ये संख्या वो तो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता। उसके अलावा जितने भी उपस्थित है और जितने लोग मतदान में भाग ले रहे हैं उनका 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। उसके पश्चात द्वितीय प्रक्रिया क्या है? उपयुक्त प्रक्रिया के बाद विधेयक को कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से संविधान में संशोधन हो सके। दोनों सदनों में इसी प्रक्रिया से जब प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा उसके पश्चात वो राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा, सबसे उसके बाद वो सीधा जाएगा राज्यों के पास। राज्यों के विधानमंडल अगर उसको स्वीकार कर ले, कितने विधानमंडल? कम से कम आधे राज्य। अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, तो इसका मतलब 14 राज्य जब उसको स्वीकार कर लेंगे संविधान संशोधन विधेयक को, तभी संविधान में संशोधन हो सकेगा, अन्यथा नहीं हो सकेगा। आधे राज्य स्वीकृति दे देंगे, उसके पश्चात वो राष्ट्रपति के पास आएगा और राष्ट्रपति जिस स्थिति को साइन करता है उस स्थिति से वो कानून बन जाएगा, यानी कि संविधान में संशोधन हो जाएगा। ये है तीसरी और विशेष प्रक्रिया। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति अनुच्छेद 55, संघ की कार्यपालिक शक्ति की सीमा अनुच्छेद 73, राज्यों की कार्यपालिक शक्ति की सीमा अनुच्छेद 162, केंद्र शासित क्षेत्रों के उच्च न्यायालय अनुच्छेद 241, संघ की न्यायपालिका भाग 5 का अध्याय 4, राज्यों में उच्च न्यायालय भाग 6 का अध्याय 5, संघ व राज्यों के विधायी संबंध भाग 11 का अध्याय 1, 7वीं अनुसूची में से कोई भी सूची, केंद्र राज्यों में शक्तियों का विभाजन के लिए जो सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, वो इसमें आती है जो 7वीं अनुसूची में दी गई है। उनमें परिवर्तन करने के लिए भी इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, यानी कि राज्यों का समर्थन आवश्यक चाहिए। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संबंध उपबंध अनुच्छेद 368, ये वो कुछ भाग है जिनमें संसद को परिवर्तन करने के लिए विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और विशेष प्रक्रिया के साथ साथ उनको आधे राज्यों का समर्थन भी प्राप्त करना पड़ेगा, तभी जाकर संविधान में संशोधन माना जाएगा। संशोधन प्रक्रिया की एक अस्पष्टता का निराकरण। 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा संशोधन प्रक्रिया की एक अस्पष्टता को दूर कर दिया गया। अस्पष्टता थी कि जैसे साधारण विधेयक के मामले में ये बात कही गई कि साधारण विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उस पर कब साइन करेगा? वो साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। पुनर्विचार के पश्चात यदि आता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं, लेकिन हस्ताक्षर कब करेगा इसकी कोई समय सीमा नहीं। लेकिन यही चीज़ जब संविधान संशोधन के बारे में पूछेगी तो क्या संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है, या अपनी पॉकेट में रख सकता है? इस चीज़ का निराकरण
24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा कर दिया गया। इस संविधान संशोधन में यह कहा गया कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष उनकी अनुमति के लिए रखा जाए तो राष्ट्रपति को अपनी अनुमति दे देनी होगी। इसका मतलब कि जब भी संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति उसको ना तो पुनर्विचार के लिए कह सकेगा न अपने पास रख सकेगा। जो भी विधेयक आए राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना ही होगा, यानी कि राष्ट्रपति की हस्ताक्षर की केवल मात्र औपचारिकता रखी गई है। इसलिए संविधान संशोधन राष्ट्रपति हस्ताक्षर मात्र एक औपचारिकता है। वो जैसे ही दोनों सदन पारित कर देते हैं हम ये मान लेते हैं कि संविधान में संशोधन हो गया, क्योंकि राष्ट्रपति पास जब भी जाएगा राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया को अपनाकर भारतीय संविधान में अब तक 104 संशोधन हो चुके हैं, जबकि 126 संविधान संशोधन विधेयक या तो रखे जा चुके हैं या संसद द्वारा पारित हो चुके हैं। यानी कि अनुच्छेद 368 की जो प्रक्रिया बतलाई गई है उसके अलावा और जो भी तीनों प्रक्रियाएं उनका प्रयोग करके अब तक भारतीय संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं और कुल मिलाकर 126वां संविधान संशोधन विधेयक तक संसद के सामने रखे जा चुके हैं। इनमें कुछ पारित हो चुके हैं, कुछ अभी भी संसद के सामने लंबित है। तो यह है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 में 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा एक और प्रक्रिया, तीसरी प्रक्रिया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं है, उन अनुच्छेदों में जिनके तहत उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये था आज का वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। आगे इसी चीज़ को, इसी कड़ी को अगले वीडियो के रूप में प्रस्तुत करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएं। कुछ और विशेष बातें अभी संविधान संशोधन के बारे में हम उस पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।